तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वू जिन फेंग के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के पास आती है। तो मास्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही लंबे सफर पे भेजने वाला हूँ। ये मिशन बहुत ही खास है। जिस पर वो कहती है कि मास्टर मैं आपको ना उम्मीद नहीं करूंगी। तो उसका मास्टर से कहता है कि क्या तुमने कभी डुगू फैमिली के एंसेस्टर जेंटियन के बारे में सुना है? तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ, वो एविल के खिलाफ फाइट करते थे। उन्होंने ही दुनिया के सारे ही हीरोज को इकट्ठा करके डीमंस को बैटल में हराया था और उन्हें मार्शल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका मास्टर उसे बताता है कि ये डुगू फैमिली अभी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डुगू फैमिली के एंसेस्टर ने वो युवानशी स्टोन अपनी जनरेशन के लिए पीछे छोड़ा है। तो फिर ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्योंकि लेजेंड्स इसके बारे में बताते हैं कि उस जिन युवानशी के अंदर सेंट लेवल के सारे ही मार्शल आर्ट्स को कंडेंस किया गया है, जिसकी वजह से वो स्टोन बहुत ही ज्यादा खास बन जाता है। और कहा जा रहा है कि ये स्टोन इस वक्त डुगू फैमिली के बाइटियन नाम के लड़के के पास है। डुगू फैमिली ने वो स्टोन अपने ग्रैंडसन को देकर उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। और ये काम वो लोग कई 100 सालों से करते आ रहे हैं। वो अपने स्किल्स को अपनी अगली जनरेशन को पास कर देते हैं, मगर ये स्टोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसके बारे में दुनिया को पता चल जाता है तो वो सब के सब इसके पीछे पड़ जाएंगे और अगर ये गलत हाथों में लग गया तो इससे पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक डुगू फैमिली इस वक्त चेनफेंग टाउन में होगी, इसलिए तुम्हें फौरन से वहाँ जाना होगा। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और फिर हम शायर को डुगू रेजिडेंस के बिल्कुल बाहर खड़े देखते हैं। वो जैसे ही डुगू रेजिडेंस के दरवाजे पर जाती है तो अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंदर बाइटियन के दोस्त उसकी डेथ पर रो रहे होते हैं और उसका फादर भी गुस्से में बिल्कुल पागल होकर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिस पर शायर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। और फिर बाइटियन का ग्रैंडफादर बाइटियन के दोस्तों से कहता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम लोग वहाँ पे मौजूद थे तो तुम लोगों ने ऐसा होने कैसे दिया? तो वो लड़का कहता है कि असल में हम लोग जंगल में थे और उस वक्त वहाँ पे कुछ लोगों के साथ हमारी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बाइटियन जमीन पर पड़ा हुआ है। और फिर वो शायर की तरफ इशारा करके कहता है कि इस लड़की को पता होगा, ये वहाँ पे मौजूद थी। उस लड़की को वहाँ पे देखकर यानसी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और इस तरह बाइटियन का ग्रैंडफादर देखता है कि बाइटियन के हाथ में वो अभी भी युवानशी स्टोन है, जिस पर वो कहता है कि उम्मीद तो है कि शायद ये 100 दिनों के अंदर अंदर होश में आ जाएगा। ये सुनकर बाइटियन के दोस्त बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में? तो वो ग्रैंडफादर कहता है कि यहाँ से आगे सारी सिचुएशन मैं खुद ही हैंडल करूंगा, इसलिए फिलहाल तुम लोग अपने घर जाओ। और दूसरी तरफ यानजी शायर से कहता है कि मुझे बताओ वहाँ पे क्या हुआ था? तो शायर कहती है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं असल में वो जिन फेंग सेक्ट के डिसाइपल हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मिस्टर लिऊ ने खुद अपने हाथों से इन लोगों को मारा है। मैं नहीं जानती पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग किसी बात को लेकर आपस में झगड़े होंगे, जिसकी वजह से वो सब लोग उनसे अपना बदला लेने के लिए वहाँ पे आए थे। ये सुनते ही यानसी गुस्से में आता है और कहता है कि तुम वो जिन फेंग डिसाइपल यहाँ पे क्या कर रही हो? तो शायर बताती है कि मुझे असल में मेरे मास्टर्स ने ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों के साथ मिलूं। मेरे मास्टर को आपके युवानशी स्टोन के बारे में सब कुछ पता है। जिस पर यानसी कहता है कि अच्छा तो तुम लोग उस स्टोन के लिए यहाँ पे आए हो। जिस पर शायर कहती है कि हम लोगों का काम मार्शल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का है और जिन युवानशी एक बहुत ही कीमती और बहुत ही खतरनाक ट्रेजर है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उस ट्रेजर को बाइटियन से कोई छीन कर उसका गलत इस्तेमाल करे। ये सुनकर यानसी कहता है कि सच में तुमने बहाना बहुत ही अच्छा बनाया है। तुम ये क्यों नहीं कह देती कि तुम यहाँ पे किसी के कहने पर आई हो ताकि तुम हमारी जासूसी कर सको? जिस पर शायर कहती है कि मैं गॉड की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं डुगू फैमिली का बुरा नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ अपने सीनियर्स के कहने पर यहाँ पे आई हूँ। मेरे सीनियर्स चाहते हैं कि आप लोग वो स्टोन हमारे हवाले कर दें ताकि हम लोग उसे किसी सेफ जगह छुपा दें। और मैंने खुद उस स्टोन की पावर को देखा है। जब आपके बेटे ने उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया था तो वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था। और जरा आप सोचिए, अगर ये स्टोन गलत हाथों में पड़ गया तो फिर इसका कितना नुकसान हो सकता है। ये बात सुनकर यानसी गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में उसका फादर वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम इस बात पे इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो? जिस पर यानसी कहता है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को जान से मार दिया और आप कहते हैं कि मैं इन लोगों को छोड़ दूं। तो उसका फादर कहता है तुम्हें किसने कहा कि बाइटियन मर चुका है? ये सुनकर तो यानसी को भी हैरानी होती है और कहता है कि क्या बाइटियन जिंदा है?
तो उसका फादर कहता है कि हाँ, खुद को सेक्रीफाइस करके डीमन में कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि ये नामुमकिन है। अगर वो जिंदा है और उसके पास सेंट पावर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो युआन शी स्टोन उसे दोबारा से अपने आप ही जिंदा कर सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। और फिर शायर उन्हें बताती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो युआन शी पावर बाइटियान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था। और उसके बाद उसने वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया था। और फिर हैरानी की बात तो ये है कि उसने अपने सारे दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि बेशक ये मेरा ही पोता है, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने दोस्तों की जान को बचाया है, मगर हकीकत में उसने अपने दोस्तों को बचाकर अपने आप को ही बचाया है। इसलिए तुम लोग परेशान ना हो, वो नहीं मरने वाला। और डीमन बनने की जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी तुम लोग टेंशन ना लो, वो डीमन नहीं बनेगा। ये सुनकर यानजी उसके पीछे जाता है और कहता है कि फादर आखिर वो होश में कब आएगा? तो उसका फादर उससे कहता है कि वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगा, जब सही टाइम आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। और वो शायर से कहता है कि जब तक बाइटियान होश में नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पे ही रहोगी। जिस पे शायर कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मगर वो ग्रैंडफादर उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग बाइटियान को देखते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में होता है, जहाँ पे उसकी आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी बॉल्स को देखता है। वो एनर्जी बॉल्स अचानक से उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिस पर बाइटियान अपने आप को बचाते हुए उनसे दूर भागता है, मगर वो एनर्जी बॉल्स उसे पकड़ लेती हैं और नीचे गिरा देती हैं। इतने में वहाँ पे डुगू फैमिली का एंसेस्टर जेंटियान आ जाता है। उसे वहाँ पे देखते ही बाइटियान उसके आगे झुक जाता है और फिर अचानक उसे याद आता है कि वो तो मर चुका था, फिर वो इस जगह कैसे आ गया है। जिसके बाद वो सीनियर जेंटियान से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम दोनों इस वक्त कहाँ हैं? उसे देखकर वो एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें देखते ही मुझे अचानक से याद आया कि शायद तुम कोई डुगू फैमिली से होगे। ये फैमिली बहुत ही अजीब सी फैमिली है। बाइटियान उससे कहता है कि सच में मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपको नहीं जानता। अगर मैं आपसे अपनी जिंदगी में कभी कहीं मिला हूँ तो फिर आप मेरे साथ यहाँ पे कैसे हैं? जिस पर वो एंसेस्टर कहता है कि बेवकूफ, मैं एक रेनमेड सोल हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मेरे उस युआन शी स्टोन की पावर्स को यूज किया होगा। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुमने कब मेरे उस युआन शी स्टोन को एब्जॉर्ब किया था? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर बाइटियान उससे कहता है कि सीनियर प्लीज रुक जाए, आपने अभी कहा कि वो युआन शी स्टोन आपका है, तो इसका मतलब ये है कि आप जरूर डुगू फैमिली के एंसेस्टर होंगे। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या था, बस मुझे इतना पता है कि मैं बस अब रेनमेड सोल हूँ। मुझे बस अपनी लड़ी हुई कुछ खतरनाक बैटल्स याद हैं, मगर उनकी मेमोरीज भी कुछ मुझे क्लियर नहीं हैं, और तुम अपना जरा ख्याल रखा करो। ये सुनते ही बाइटियान उससे कहता है कि मैंने आपकी पास्ट मेमोरीज को देखा है, आपने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो वो एंसेस्टर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं एक रेनमेड सोल हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर तुम मेरी मेमोरीज में जा सकते हो तो तुम मेरी मेमोरी से 2-4 स्किल्स को सीख सकते हो। तुम्हारी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से 2-4 स्किल्स भी काफी होंगी। तो बाइटियान कहता है कि सीनियर प्लीज मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे कोई एडवाइस तो दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं होश में आने के बाद आपकी मेमोरीज को लौटाने में आपकी मदद कर सकूं। तो वो एंसेस्टर कहता है तुम्हारी बॉडी इस वक्त वैसे ही खतरे में है, तो तुम्हें पहले अपने होश में आने का कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और फिर वो उससे कहता है कि ये एनर्जी एलिमेंट्स हैं, इनमें से अगर तुम 3 एनर्जी एलिमेंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हो तो इससे तुम अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर सकते हो। ये कहने के बाद वो एनर्जी बॉल्स को उसकी तरफ भेजता है, तो बाइटियान उन एनर्जी बॉल्स से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जाता है और उन एनर्जी बॉल्स को डॉज करते हुए उनके बिल्कुल पास जाता है और फिर अचानक एक बॉल को पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह वो फिर दूसरी एनर्जी बॉल से बचने के लिए दाएं बाएं मूव करना शुरू करता है और फिर इसी तरह वो एक और एनर्जी बॉल को भी पकड़ लेता है और उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरी तरफ वो एंसेस्टर आराम से बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ बाइटियान एक तीसरी बॉल को भी पकड़ने में कामयाब हो जाता है। मगर वो देखता है कि 3 एनर्जी बॉल्स को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी वो एनर्जी बॉल्स तेजी से उसकी तरफ आ रही हैं। जिस पर वो उनसे बचते हुए कहता है कि एंसेस्टर हमारे बीच सिर्फ 3 एनर्जी बॉल्स की ही डील हुई थी। तो एंसेस्टर कहता है तुम्हारी बॉडी में अभी भी काफी एनर्जी बाकी है, इसलिए तुम्हें और एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक एनर्जी बॉल सीधा उसके फेस के साथ आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो वापस से नीचे आ गिरता है और वो सारी एनर्जी बॉल्स भी उसके पास आकर ठहर जाती हैं। और बाइटियन एंसेस्टर से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे सिर्फ 3 एनर्जी बॉल्स एब्जॉर्ब करनी है। तो एंसेस्टर कहता है कि सच में तुम्हें इस एसेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है और ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही लो है। तो बाइटियन कहता है कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते रहना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने वो सब कुछ करके दिखा दिया है जिसके लिए मैंने आपसे वादा किया था। मैंने 3 बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए प्लीज अब मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, आप मुझे वापस जाने का कोई रास्ता बताइए। ये सुनकर वो एंसेस्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक लंबे सफर पे भेजने वाला हूँ। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एंसेस्टर कहता है कि हमारे बीच एक और एग्रीमेंट भी हुआ है, उसे भूल मत जाना, तुम्हें मेरी मेमोरीज भी वापस लानी है। जिस पर बाइटियन कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये कहने की देर थी कि एंसेस्टर उसे एक जोर से लात मारकर बहुत ही ऊपर फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइटियन का फादर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाइटियन की भी आंख खुल जाती है और बाइटियन का फादर अपने फादर से कह रहा होता है कि अपने एंसेस्टर जेंटियन के बारे में जो बात बताई है, अगर सेम वही बाइटियन के साथ भी होती है तो फिर हम लोग उसे किस तरह बचाएंगे। तो ग्रैंडफादर कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग बाइटियन की तरफ पीछे पलटकर देखते हैं तो वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका फादर कहता है कि मैं बाइटियन के डीमन बनने पर फिक्रमंद नहीं हूँ, मुझे तो बस डर ये है कि कहीं इसके बारे में सबको पता न चल जाए, इस तरह इसकी जान को और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। और वैसे भी वू यिन फेंग मास्टर को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन अपनी आंखें खोलता है और उसका ग्रैंडफादर उसे देख लेता है। उसे पता चल गया था कि बाइटियन अब एक नाटक कर रहा है। तो वो अपने बेटे यानसी से कहता है कि तुम घबराओ मत, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे लगता है कि बाइटियन को होश में लाने का बस अब 2 ही तरीके बचे हैं, या तो हम लोग खुद ही इसे जान से मार दें या फिर हम लोग बाइटियन की किसी लड़की के साथ जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। तो शादी का सुनते ही बाइटियन फौरन से उछलकर उठ बैठता है और कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका ग्रैंडफादर उसके सर पे हाथ रखकर हंसते हुए कहता है कि मैं और तुम्हारा फादर 3-7 दिनों से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं और हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि तुम्हें होश में लाएं, मगर जरा देखो तुम एक लड़की का सुनते ही होश में आ गए हो, सच में बहुत ही शर्म की बात है। जिस पर बाइटियन कहता है कि मुझे लगा कि शायद आप लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। उसके होश में आने के बाद उसकी मदर भी वहाँ पे आ जाती है और उसे होश में देखकर वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइटियन खड़ा हुआ होता है और वहीं पे शायर भी आ जाती है और उसे कहती है कि सच में तुम बहुत ही अजीब हो, हर वक्त अपनी फैमिली को परेशान करते रहते हो। तो बाइटियन उससे कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आखिर अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और वो उससे कहता है कि डीमंस इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि उन्हें कहा जाता है। जिस पर शायर कहती है कि लगता है कि ये अभी भी अपने दिल की बात कर रहा है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बाइटियन कहता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम तो सच में बहुत ही अजीब हो। और फिर वो बाइटियन को बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने वो युआनशी स्टोन मुझे दे दिया है ताकि मैं इसे किसी सीक्रेट जगह में छुपा दूं। तो बाइटियन कहता है कि ये युआनशी स्टोन अब किसी काम का नहीं रहा, इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मगर शायर कहती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी एनर्जी बाकी हो, तो हमें इसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मैं तुम्हारे बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर अगर फ्यूचर में तुम कभी भी डीमन बनने की कोशिश करोगे तो मैं अपनी सोट से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये सुनते ही बाइटियन भी डर जाता है और कहता है तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, सच में तुम तो बहुत ही अजीब सी लड़की हो। ये कहकर वो उससे युआनशी स्टोन छीन लेता है और कहता है कि अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं ये स्टोन पूरी दुनिया को दिखाकर तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। जिस पर वो लड़की कहती है बेहतर तो यही है कि तुम दुआ करो कि तुम एक डीमन में ना बदलो, वरना मैं अपनी सोट से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाइटियन को, जो कि एक जगह प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसका ग्रैंडपा उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि फाइनली तुम्हें हमारी बात समझ में आ ही गई। बाइटियन असल में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करके 3rd लेवल तक आना चाहता था और उसके लिए उसे अपनी बेसिक स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना था।
और वो अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मुझे ज़ेन टियानवू ने कहा है कि मैं थर्ड रेट मार्शल आर्ट दुनिया में कहीं भी सीख सकता हूँ, जिसके बाद मैं सेल्फ डेडिकेशन मैजिक स्किल्स को भी सीख लूंगा। तो उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है कि लगता है कि शायद लोग अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वो उसे बताता है कि तुम ऑलरेडी एक गॉड गिफ्टेड हो। ये सुनकर बाइटियान कहता है क्या वाकई में? मैं तो जानता था मेरे जैसा हैंडसम लड़का इस पूरे टाउन में नहीं होगा। मगर उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है कि तुम एक गॉड गिफ्टेड हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस सीख सकते हो। एक्सरसाइज का सुनते ही बाइटियान को याद आता है कि उसे तो ग्रैंडपा से प्लूटो टेक्निक सीखनी थी। वो फौरन से अपने ग्रैंडपा से कहता है कि प्लीज मुझे सिखाइए। तो उसका ग्रैंडपा कहता है मैं जानता हूँ तुमने अभी मार्शल आर्ट को सही से नहीं सीखा, मगर मुझे लगता है कि शायद अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें ये टेक्निक सिखाई जाए, क्योंकि तुम अब वैसे भी बाहर जाकर थर्ड रेट मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपना डिफेंस मजबूत बनाना होगा। मगर वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे एक जगह खड़ा होऊंगा, तुम अपना पूरा जोर लगाकर अगर मुझे एक कदम भी पीछे हटा देते हो तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत दे दूंगा और मैं तुम्हें टेक्निक भी सिखाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बाइटियान अपना पूरा जोर लगाकर अपने ग्रैंडफादर को खींचने की कोशिश करता है, मगर वो उसे एक कदम भी पीछे नहीं हटा पाता। जिसके बाद वो कहता है कि लगता है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने ग्रैंडफादर को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर उसका ग्रैंडपा अपनी एनर्जी शील्ड से उसे पीछे धकेल देता है। मगर बाइटियान हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा से कोशिश करता है और फिर से बहुत ही तेजी के साथ अपने ग्रैंडफादर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर रिजल्ट फिर भी वैसा ही आता है। तो दोबारा नाकाम होने के बाद उसका ग्रैंडफादर उसे अपनी प्लूटो टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो फिर आ जाओ। ये कहने के बाद बाइटियान अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है और फिर वो दोनों ही एक साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बाइटियान दिल लगाकर उसमें मेहनत करना शुरू करता है, क्योंकि वो उस प्लूटो टेक्निक को हर हाल में सीखना चाहता था और उसके लिए वो कई दिन तक ट्रेनिंग करता है। और इसमें उसका ग्रैंडफादर उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जहाँ तक बात उसके फादर की होती है तो वो उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो अपने फादर से कहता है कि आप उसे प्लूटो टेक्निक सिखा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है। तो उसका फादर से कहता है कि यानजी तुम थोड़ा सा सब्र रख जाओ, ये लड़का बहुत ही ज्यादा समझदार है और ये बहुत ही जल्द समझ जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं बाइटियान जैसे ही प्लूटो टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो उसे फिर से अचीव करने में फेल हो जाता है, मगर वो कहता है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। ये कहकर वो दोबारा कोशिश करता है तो इस मर्तबा हमें उसके पीछे एक प्लूटो धर्मा बॉडी दिखाई जाती है। वो उस जायंट बॉडी के साथ अपने ग्रैंडफादर को जैसे ही पंच मारता है तो उसका ग्रैंडफादर उसे बहुत ही आसानी से अपने पाल्म अटैक से पीछे धकेल देता है, जिस पर बाइटियान कहता है कि ये ट्रिक वर्क क्यों नहीं कर रही। तो उसे इतने में कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है शायद तुम्हारा मेथड गलत है। और फिर हम देखते हैं कि बाइटियान अपने माइंड स्पेस में जाता है जहां वो अपने एंसेस्टर को देखता है। तो वो उससे कहता है कि एंसेस्टर प्लीज आप मेरी कोई हेल्प कीजिए। तो एंसेस्टर कहता है तुम्हारे पास मेरी मेमोरीज हैं, तो तुम मेरी मेमोरीज में से कुछ क्यों नहीं सीख लेते। ये कहने के बाद वो उसे अपनी मेमोरीज में भेज देता है, जहाँ पे वो एंसेस्टर की कुछ मेमोरीज को देखता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है। ये देखकर बाइटियान एंसेस्टर से कहता है कि ये तो 1000 वेव्स टेक्निक है, जिस पर एंसेस्टर उससे कहता है तुम सच में काफी समझदार हो। और फिर एंसेस्टर उसे बताता है कि अगर तुम अपने अपोनेंट को एक हिट में नहीं हरा पा रहे तो उस पर एक के बाद एक हिट करते रहो, ताकि तुम्हारा अपोनेंट खुद ही तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइंड स्पेस से बाहर आने के बाद अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी फेल हो जाता है। पर वो हार मानने वाला नहीं था। वो दिन रात लगाकर मेहनत करता है और खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करता जाता है। उसे प्लूटो टेक्निक को सीखने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी को बगैर मूव किए हुए सर्कुलेट करना है और इसी को प्रैक्टिस करने के लिए उसे कई दिन लग जाते हैं। और इसी तरह कई दिन की प्रैक्टिस करने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो एनर्जी क्रिएट करके अपने ग्रैंडफादर पर दूर से ही एनर्जी अटैक कर पाता है। मगर उसके लिए ये भी काफी नहीं था, और भी ज्यादा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की तरह एक पावरफुल वॉरियर बन सके। जिसके बाद उन दोनों का जब सामना होता है तो बाइटियान अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं अब अपनी 9 टर्न मैजिक स्किल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मगर उसका ग्रैंडफादर देखता है उसकी स्ट्रेंथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंसेस्टर उसकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं और वो उसे दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं।
और उसके अटैक से पहले ही उसका ग्रैंडफादर भी अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन अपने ग्रैंडफादर पर दूर से ही एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसे उसका ग्रैंडफादर अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। मगर बाइटियन अपना पूरा जोर लगाकर अपने ग्रैंडफादर को हल्का सा पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। मगर उनकी पावरफुल एनर्जी वेव्स दीवारों से जाकर टकराती हैं, जिसकी वजह से वो दीवारें भी क्रैक हो जाती हैं और दोनों ही ये देखकर रुक जाते हैं। जिसके बाद वो सारी दीवार टूटकर बिखर जाती है और बाइटियन अपने ग्रैंडफादर से कहता है, फाइनली मैंने आपको एक कदम पीछे हटा ही दिया। मगर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें एक कदम पीछे हटाने के लिए कहा था, मगर तुमने मुझे बस थोड़ा सा ही पीछे हटाया है। तुम एक कदम से तो बहुत ही दूर हो, मगर तुम काफी टैलेंटेड हो। तुमने बहुत ही कम टाइम में पावरफुल टेक्निक्स को सीख लिया है और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर बाइटियन कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जा सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है कि प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। वो कोई और नहीं बल्कि वो जनरल ली है। मगर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिस पर बाइटियन मान जाता है और दूसरी तरफ हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन के पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर, डूगू बाइटियन फर्स्ट टाइम एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो युवानशी स्टोन दोबारा से एक्टिव हो गया है। ये सुनकर वो डीमन कहता है कि उस युवानशी स्टोन की पावर सिर्फ एक बेवकूफ लड़के के अंदर चली गई। लगता है कि मुझे अब दोबारा से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। मगर उससे पहले देखते हैं कि वो टूजिया फैमिली की लड़की कैसे परफॉर्म करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइटियन बाहर कहीं आया हुआ होता है और वहीं पे एक लड़की उससे टकरा जाती है, जिस पर बाइटियन उसे सॉरी कहता है। मगर वो लड़की उससे कहती है, तुम किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर उससे यूं ही टकरा जाते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो बाइटियन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। मगर वो लड़की एक गली में आकर एक पैसों की पोटली बाहर निकालती है जो कि उसने बाइटियन के जेब से निकाल ली थी और वो कहती है कि सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना बेवकूफ होगा। मगर अचानक एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ नजर आता है जो कि बाइटियन का होता है। उस पोस्टर को देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि बाइटियन के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, इसलिए वहाँ मौजूद बहुत सारे लोग बाइटियन को देखते ही चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बाइटियन उनसे कहता है कि आखिर मसला क्या है, मैंने तो तुम लोगों से सिर्फ रास्ता पूछा था। मगर वो लोग बाइटियन का पोस्टर देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसे पकड़ने पर उन्हें काफी अच्छा इनाम मिलने वाला है। वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर बाइटियन अपनी एनर्जी से एक बंदे की सोड को तोड़ देता है और फिर उनके ऊपर से कूदकर वहां से भागने की कोशिश करता है। और वहीं पे पास खड़े हुए लोग ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं कि वो लड़की भी वहीं पे आकर रुक जाती है और उसे पता चलता है कि दो बड़ी फैमिलीज ने इस लड़के को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। ये सुनने के बाद वो लड़की बाइटियन का पीछा करती है और उसके सामने आकर उसे जोर से जमीन पे गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। तो वो लड़की उसे वहां से बहुत दूर ले आती है और बाइटियन जैसे ही होश में आता है तो वो उसे चुप होने के लिए कहती है और वो लोग देखते हैं कि उनके बिल्कुल ऊपर वो सारे लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये देखकर बाइटियन उस लड़की से कहता है कि माना कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो मगर किसी अच्छी फैमिली के लड़के से यूं शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं तो तुम्हें दो बड़ी फैमिलीज को इनाम के लिए एक्सचेंज करने वाली हूँ। ये सुनकर बाइटियन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इनाम? कौन सा इनाम? तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारे ऊपर दो फैमिलीज ने बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है और तुम्हारे बेहोश होने से तो लगा कि मैंने शायद तुम्हें मार दिया है, पर शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा जैसा बेवकूफ लड़का जिसके ऊपर इतना बड़ा इनाम है वो यूं ही शहर में दंदनाता फिरेगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है, बेवकूफ किसे कहा, बेवकूफ तुम होगी। मगर फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस लड़की से कहता है कि असल में उन दो फैमिलीज ने मेरे ऊपर इनाम इसलिए रखा है क्योंकि मैंने उनके बहुत ही खास ट्रेजर्स चुराए हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें उन ट्रेजर्स में से 50% दूंगा। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है और उसे प्रेशर पॉइंट से रिलीज कर देती है, जिस पर बाइटियन खड़ा हो जाता है और वो लड़की कहती है, चलो अब मुझे वो ट्रेजर्स बताओ कि कहाँ हैं। तो बाइटियन थोड़ी देर सोचता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो लड़की दोबारा उसके आगे आ जाती है और उसे कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिटिल ब्रदर, तुम थोड़ा सा सब्र कर जाओ, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सचेंज करके अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी। ये सुनकर बाइटियन कहता है, लिटिल ब्रदर किसे कहा, तुम उम्र में मुझसे छोटी होगी और मुझे नहीं लगता कि
तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है अच्छा तो फिर ट्राई करके देख लो। ये कहकर वो लड़की उस पर एनर्जी पाल्म अटैक करती है तो बाइटियान भी उस पर पाल्म अटैक करता है जिससे खुद ही बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वो लड़की कहती है चलो तुमने अब आजमा लिया ना, तुम्हारे अंदर तो इतना भी दम नहीं कि तुम मुझे छू सको और तुम मुझे हर्ट करने की बातें कर रहे थे। ये सुनकर बाइटियान गुस्से में आ जाता है और उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक करना शुरू करता है जिस पर वो लड़की उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे स्किल्स तो बिल्कुल बेकार हैं, इस तरह तो तुम मुझे कभी छू भी नहीं पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियान उसे एक पावरफुल एनर्जी पंच मारता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ में मौजूद एनर्जी को एक दूसरी डायरेक्शन पे रिलीज करती है तो वो एनर्जी एक दरख्त से जा टकराती है जिससे वो दरख्त ही टूट जाता है। ये देखकर बाइटियान भी हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये टेक्निक सिखा दी। जिस पर वो लड़की कहती है कि लगता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी नॉलेज है, चलो अब तुम मुझे किस तरह थैंक्स करने वाले हो, क्या तुम अब मेरे कोई जूनियर ब्रदर बनने वाले हो। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि जूनियर ब्रदर, हमारी लड़ाई में कोई भी नहीं जीता, हमारे बीच टाई हुआ है तो मैं तुम्हारा जूनियर ब्रदर क्यों बनूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा तो हमारे बीच टाई हुआ है। ये कहने के बाद वो गुस्से में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसी टूटे हुए दरख्त को हवा में ऊपर उठा लेती है जिसे देखकर बाइटियान भी हैरान रह जाता है और वो लड़की उसी दरख्त को अपनी एनर्जी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े आकर जमीन पे गिरते हैं। ये देखकर बाइटियान के भी होश उड़ जाते हैं और वो लड़की उससे कहती है कि अब बताओ क्या हमारे बीच में टाई हुआ था। ये सुनते ही बाइटियान थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज से मैं आपको अपनी सीनियर सिस्टर कह सकता हूँ, मगर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि आपको किस नाम से पुकारूं। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम शुआन है और आज से तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो। ये कहने के बाद वो उसके चेहरे को देखते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा नाम काफी लंबा है इसलिए मैं तुम्हें आज से श्याओ बाई कहकर पुकारूंगी। ये कहने के बाद वो उससे कहती है कि तुम बस 2 मिनट यहीं पे रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़कर कुछ करने लगती है जिसके बाद वो जैसे ही बाइटियान की तरफ मुड़कर देखती है तो वो बाइटियान को डरा देती है। जिस पर बाइटियान उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्या करना चाहती हो। ये कहने के बाद वो लड़की बाइटियान को एक फेस मास्क देती है और उससे कहती है कि तुम जब भी कहीं बाहर जाओ तो तुम्हें इसको पहनकर जाना होगा। ये सुनकर बाइटियान कहता है इससे क्या होगा। तो वो लड़की उसका कान पकड़कर उससे कहती है कि इससे ये होगा कि कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि शहर में हर जगह तुम्हारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और हर शख्स तुम्हें कहीं पे भी देखते ही पहचान सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये मास्क लगा लो। ये कहने के बाद बाइटियान उस फेस मास्क को अपने फेस पे लगा देता है जिससे उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। और फिर शुआन उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे पास में ही कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बहुत ही खास ट्रेजर दफन किया गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पे चलो, अगर हमें वो ट्रेजर मिल गया तो हम उसे 50-50 कर लेंगे। ये सुनकर बाइटियान थोड़ी देर सोचने लगता है और वो कहता है कि वहाँ पे कोई ट्रेजर है तो इसका मतलब है वो जगह खतरनाक होगी। जिसके बाद वो शुआन से कहता है क्या मैं वहाँ जाने के लिए मना कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो लड़की अपना चाकू बाहर निकालती है और उससे कहती है क्या तुम ना कहने वाले हो। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग एक सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि उस युआनशी स्टोन को उठाए हुए होता है। जिसके बाद वो उसे हवा में ऊपर छोड़कर अपनी एनर्जी से उसकी एनर्जी को मर्ज करना शुरू करता है, मगर हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से वो वहीं पे ही गिर जाता है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मैंने इतने साल इसके लिए इंतजार किया था और जब ये मुझे मिला है तो ये काम नहीं कर रहा। वो उस स्टोन को उठाता है और फिर गुस्से से बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर अगले सीन में हमें शायर को वहाँ पे आता हुआ दिखाया जाता है। वो वहाँ पे आते ही अपने मास्टर से कहती है कि क्या आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था। तो मास्टर से कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया है क्योंकि ये स्टोन तुमने ही उन लोगों से अचीव किया है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने अपनी उस जर्नी में कुछ अजीब सा वाकया देखा है। ये कहने की देर थी कि उस लड़की को वो वाकया याद आने लगता है जिसमें बाइटियान एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने सारे ही साथियों को बचा लिया था और साथ में लियू फैमिली के सभी लोगों को मार भी दिया था। ये याद आने के बाद वो मास्टर से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जिस पर मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर हमें एक और डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसका नाम ली शियाओ होता है। शायर उसे हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो डिसाइपल मास्टर के पास आता है और उससे आकर कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो युआनशी स्टोन आपको मिल गया है
और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जूनियर सिस्टर ने इसे किन लोगों से हासिल किया है? तो वो मास्टर उसे बताता है कि ये स्टोन डोगू फैमिली के एक एंसेस्टर से मिला है। उसका एक ग्रैंडसन है जो कि इसे यूज किया करता था। उसका नाम डोगू बाइटियान है। जिसके बाद वो डिसाइपल मास्टर को बताता है कि उस युआनशी स्टोन की पावर्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सुनने में आया है कि डोगू फैमिली के उस यंग मास्टर के पास अचानक से बहुत ही ज्यादा पावर्स आ गई थी, जिसकी वजह से उसने लियू फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लड़का डीमंस के हाथ में लग गया तो शायद वो लोग उसकी मदद से पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर देंगे। तो वो मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें फौरन से उसे पकड़ना होगा। ये कहने के बाद वो डिसाइपल वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाइटियान शुआन के साथ रात के अंधेरे में चोरी छुपे एक घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसे काफी डर लग रहा था। और वो उस लड़की से कहता है कि जरा वहाँ देखो, वहाँ पे कुछ है। तो शुआन देखती है कि वहाँ पर कुत्ते की एक हड्डी पड़ी होती है, जिस पर बाइटियान काफी ज्यादा डर रहा था। और फिर अचानक उसे कुछ चूहों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर वो उस लड़की से कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अंदर चिल्ला रहा हो। मगर वो लड़की जानती थी कि वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो उससे डरे बगैर ही आगे जाने लगती है। और आगे जाकर वो एक मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी उसकी तरफ फेंकती है, जिस पर बाइटियान डर के मारे चिल्ला उठता है। पर शुआन उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्केलेटन है। ये कहने के बाद वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि हर तरफ धूल मिट्टी जमी हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। शुआन उस ट्रेजर को तलाश करने के लिए सामान को इधर उधर खंगालना शुरू करती है, मगर बाइटियान उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे ढूंढ क्या रही हो? तो वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती, जिस पर बाइटियान कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो फिर ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मगर वो लड़की उससे कहती है कि तुम बस 2 मिनट सब्र कर जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। मगर बाइटियान उससे कहता है तुम बिला वजह में अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हो और मेरा भी। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद शुआन उससे कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड कर जाओ, उसके बाद तुम भले यहाँ से चले जाना। मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे अपनी जान नहीं देना चाहता, और हो सकता है कि यहाँ पे अचानक से कहीं से कोई चूहा निकल आए और वो तुम्हारे ऊपर कूद जाए, तो फिर तुम क्या करोगी? ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है, जिसके बाद वो बाइटियान को रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आए ही हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वो उसे मनाने के लिए हर तरीके से कोशिश करती है, मगर बाइटियान नहीं मानता। वो लड़की उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करती है, यहाँ तक कि उसे अपनी खूबसूरती की भी लालच देती है, मगर बाइटियान को अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। जिस पर शुआन गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहने के बाद वो उसकी जमकर धुलाई करती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइटियान खुद ही उसी ट्रेजर को ढूंढ रहा होता है। और वो उस लड़की से कहता है कम से कम मुझे ये तो बताओ कि आखिर वो चीज दिखती कैसी है, ताकि मैं उसे ढूंढ तो सकूं। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हें यहाँ पे कोई भी अजीब सी चीज नजर आए तो मुझे बता देना। ये कहने के बाद बाइटियान उसे ढूंढना शुरू करता है, और वो लड़की वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ पे कुछ अजीब सी ब्रीथ फील होती है, वो असल में चूहों की बदबू थी, जिससे उस लड़की को एक हिंट मिल जाती है, और वो कहती है कि मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही था। जिस पर बाइटियान कहता है तुमने ऐसा क्या सुना है? तो वो कहती है कि मैंने इस ब्रीथ के बारे में सुना था, इस ब्रीथ से ही हमें पता चल सकता है कि वो ट्रेजर कहाँ है। और वो लोग देखते हैं कि वो चूहे असल में एक टेबल के नीचे से निकल रहे थे, तो शुआन उस टेबल को अपनी एक एनर्जी पंच के साथ पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और वो देखते हैं कि उस टेबल के नीचे असल में एक लोहे की चेन होती है, जिस पर शुआन बाइटियान से कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें जाकर बस उसे पकड़ना है। जिस पर बाइटियान कहता है क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है? ये कहने की ही देर थी कि शुआन उसे गुस्से से घूर कर देखती है, जिस पर वो डर के मारे उस चेन को हाथ लगाता है तो उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर बाइटियान उसे गलती से ऊपर की तरफ खींच लेता है, तो पूरा का पूरा घर ही चलना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो लोग फौरन से उसके पास आ जाते हैं। और दूसरी तरफ बाइटियान के अंदर एंसेस्टर को भी वो ब्रीथ फील होती है। वो बाइटियान से कहता है कि यहाँ पे कोई खास ट्रेजर है, मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। ये कहने के बाद बाइटियान बगैर कुछ सोचे समझे ही उस लड़की का हाथ पकड़कर कूद जाता है, जिस पर वो दोनों ही बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करती है, और साथ में बाइटियान का भी हाथ पकड़ लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बहुत ही नीचे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की बाइटियान का हाथ छोड़ती है तो वो मुंह के बल गिरता है, और उसके साथ वो उसके ऊपर आकर गिरती है। और वो लोग देखते हैं कि वो होल तो असल में बहुत ही बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खोदने के लिए पूरी एक आर्मी की जरूरत पड़ी होगी। और फिर उन्हें अपने सामने कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, जिस पर वो लोग थोड़ी देर सोचने लगते हैं कि वहाँ से एक एनर्जी ओरा बाहर निकल आता है, जिस पर वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं।
और बाइटियान को एंसेस्टर बताता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पे कोई खास ट्रेजर है। ये याद आने के बाद वो लोग दोबारा से अंदर की तरफ जाने लगते हैं, मगर अचानक से फिर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए वो लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और उसे रोकने के बाद वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो शुआन बाइटियान से कहती है कि किसी भी चीज को छूना मत। ये कहने के साथ ही वो खुद अपना पैर गलत जगह पे रख देती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने सामने दिखाई देता है कि एक होल के अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल रहा है और वहीं पे कुछ स्टोन वॉरियर्स भी जिंदा हो गए हैं। ये देखकर वो लोग पीछे हटना शुरू होते हैं। वो स्टोन वॉरियर्स आते साथ ही उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचते हुए वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और फिर शुआन अपना चाकू निकालकर उसके जरिए बहुत ही तेजी से एक वॉरियर का काम तमाम कर देती है और इसी तरह फिर एक के बाद एक स्टोन वॉरियर्स को वो मारना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो एक साथ बहुत सारे स्टोन्स को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ बाइटियान वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक स्टोन वॉरियर को मार गिराता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर अंदर उस ड्रैगन के पास जाने लगते हैं। तो वो ड्रैगन उन्हें आते देख ही उन पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसे वो दोनों एक साथ मिलकर रोकते हैं, मगर बाइटियान उसे नहीं रोक पाता और पीछे गिर जाता है, जिस पर वो ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, मगर वो लोग पीछे भागते हुए उससे जान बचा रहे होते हैं और वो ड्रैगन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जिस पर तंग आकर वो लड़की कहती है कि लगता है कि इससे अपना पीछा छुड़ाना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और उससे उस ड्रैगन पे हमला कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।